ओके, सो सब शिखर का आंसर आया, शिखर ने बताया 200 और इनका जो यूनिट है वो है न्यूटन। हाँ, अनुष्का का यूनिट है जूल, अगम्य का भी यूनिट है जूल। सो हियर इट इज द यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये भी एक आएगा, तो वी कैन से दैट some important point about work. Point number 1, unit SI unit of work. SI unit of work is, क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल। जूल, ठीक है। 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन 1 जूल? बोलो। Yes, Shikhar, very good. So if 1 Newton force, if 1 Newton force is applied, if 1 Newton force is applied to displace 1 meter, then work done will be equal to 1 joule. Okay, next, second point, work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. Work is a scalar quantity. ठीक है, वर्क क्या है? एक तरह से ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब ये जब थोड़ा आप बड़े हो गए तो आपको पता चलेगा कि जब हम लोग दो क्वांटिटी के बीच में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो तरह का प्रोडक्ट होता है ना। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है पर समझ लीजिए। There are two types of product. There are two types of multiplication between vector quantity. Vector quantity. If it is a scalar quantity, then how it shows a direction like positive or negative direction. Okay. पॉइंट सही है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क के लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है ना, ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ना। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहां पर होता है
द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम और एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम द सिस्टम। आई बात समझ में? मतलब सिस्टम को एनर्जी देना या सिस्टम से एनर्जी लेना, इस टर्म के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेसिकली जो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगा, और अगर आपका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वो सिस्टम से एनर्जी निकाल लेगा, खींचेगा, एनर्जी लॉस होगा फॉर दैट। अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी है, उसके डेफिनेशन में क्या था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी? The any physical quantity which requires only magnitude for its representation is called a scalar quantity. So exception is work. वर्क में आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज कर सकते हो, ठीक है? विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो वर्क में हमें साइन की जरूरत पड़ता है। बट मैंने बताया कि जो साइन होता है दैट डजंट मीन कि दैट शोज द डायरेक्शन, दैट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, आप आगे आएंगे तो और ज्यादा इसको अच्छे से समझेंगे। टिल देन इसके लिए रहने देते हैं। So there are two type of multiplication between vector quantity. One is called a scalar quantity, one is called a scalar product. A scalar product. Second one is called as vector product. Vector product, है ना? तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप दो वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर मैं बात करूं स्केलर प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट का, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब होता है क्या? दैट इज रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, द रिजल्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्केलर क्वांटिटी, will be a scalar quantity. So since F is a vector quantity, this is called force, और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना? इट इज ऑल्सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वर्क जो होता है दैट वर्क, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर, ऐसा कुछ होता है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? स्केलर चाहिए, क्योंकि वर्क हमारा क्या है? वर्क हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, है ना? सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में स्केलर प्रोडक्ट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, है ना? तो ये याद रखिएगा, यहां पर स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट।
रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, या बोल सकते हैं ऐसे सिंपल डॉट। इसलिए हम लोग इसको एक डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो नेम्ड इट एज ए डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। जबकि जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, we can call it cross। किसको, शिखर किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये सब आप आगे सीखेंगे 11th में जब आएंगे ना, तो जब वेक्टर ये आपको सिखाया जाएगा। वेक्टर का भी बेसिक आपको फिजिक्स में सिखाया जाएगा, पूरा डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे। 3D वेक्टर करके एक टॉपिक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेक्टर से, बट फिजिक्स में आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हम लोग कैसे करते हैं, ये आप तब समझिएगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हम लोग ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखवा दिया हूं, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो जाता है, वर्क इज इक्वल टू हो जाता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग जानते हो, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये सब नहीं जानते हो? सो जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है। 10th में है क्या? तो फिर हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, है ना। बस सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये है इसका वेक्टर फॉर्म, ये जो फार्मूला है ना, अदरवाइज मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, चीजें आप समझ में नहीं पाओगे। वो मैथ्स में आप जब तक समझोगे नहीं, तो मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए टाइम वेस्ट होगा अलग से। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए, सो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए ये आपका जमीन है, मानना क्या है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, बॉल है, जिसका मास दिया गया है m इज इक्वल टू 20 kg। अब अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप कर देता हूं, इफ इट इज ड्रॉप्ड, दिस हाइट इज गिवन बाय h is equal to 10 meter, then find दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला जो मैंने लिखा है ना, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो ये फार्मूला जो है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कहते हैं फार्मूला। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। दिस इज द एग्जांपल नंबर 2।
ओके, सो अगर आपने जी का वैल्यू अगर आपको लेना है 9.8 तो ठीक है शिखर, आपका आंसर सही है 19.60। और कोई? देखो ये जो ब्लॉक है जो यहां पर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg फोर्स है ना, और ये mg फोर्स ही इस ब्लॉक को ऊपर से डिस्प्लेस करके नीचे तक लेकर के आएगा इस पॉइंट तक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट फोर्स इज इक्वल टू mg and displacement is equal to how much? 10 meter. So we can write the work done by gravity is equal to mg into displacement कितना? h। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जरूर आप याद रखिएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg into h। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा यहाँ पर? वी कैन राइट m के जगह आप mg इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मास कितना दिया गया है? 20 kg, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं और एक्सेलरेशन हो गया 10, सो इट इज अराउंड 2000 जूल। वर्क डन कौन सा होगा? ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी देखो उसी डायरेक्शन में हो रहा है। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। करेक्ट? अब किसी ने अगर जी का वैल्यू अगर 9.8 लिया होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1960। दिस इज फॉर जी इज इक्वल टू 9.8। अगर आपने जी का वैल्यू 9.8 लिया है तो ये क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? अंशु, फराज, विनायक, ओके क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जरा उल्टा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। ये जमीन है और जमीन पर एक बॉल रखा गया। इस बॉल का वेट है 200 ग्राम। 200 ग्राम। इस बॉल को हमने लिफ्ट अप किया। इस बॉल को हमने लिफ्ट अप किया और इसको लेकर के आया कुछ इस पोजीशन पर। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू समथिंग अराउंड 20 मीटर। अगेन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ बिल्कुल, वेट न्यूटन नहीं होता है। तो हमें क्या बताना है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताइए। कितना आएगा? 40 जूल। ओके। हाँ अनुष्का, करेक्ट है। माइनस ऑफ 40 जूल। क्यों? क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना? mg।
और जो ये बॉडी डिस्प्लेस होगा ये किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा वर्क डन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो निगेटिव के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg इंटू एच के बराबर। नेगेटिव साइन लगा दीजिए यहाँ पर, mg हो जाएगा कितना 2 और h हो जाएगा कितना 20 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40। नहीं 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 नहीं, अब्लिक फोर्स इसको नहीं बोलते हैं, अब्लिक फोर्स इसको बोलते हैं। देखो ये इस तरह का अगर कोई फोर्स लगता है एट सम एंगल थीटा, तो ये इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं अब्लिक फोर्स। ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंट होता था ना लाइट में, अगर लाइट रे किसी एंगल पर इंसिडेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंट रे, और अगर परपेंडिकुलर आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंट रे। सिमिलरली ये जो फोर्स एट एंगल लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक फोर्स। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़े अपन। ये हो गया, और कुछ आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, थोड़ा सा ट्रिकी। मान लीजिए ऐसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है और इसके ऊपर एक बॉल रखा गया, यहाँ पर एक बॉल को रखा गया और इस बॉल का मास है कुछ 1 kg, 1 kg का ये ब्लॉक है। अब इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ आते जाएगा, गिरते जाएगा ऐसे। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको दिया गया है लगभग 9 मीटर के आसपास। ये है 9 मीटर, करेक्ट। ये 2 पॉइंट है। अब बताइए, ये 9 मीटर है और ये कुछ एज्यूम कर सकते हो आप, लगभग कितना हो जाएगा 2 मीटर के आसपास। ये एज्यूम कर लीजिए कि ये 2 मीटर है। देन once again you have to find the work done by gravity. What will be work done by gravity? बोलो बोलो। कर लोगे, नहीं कर पाओगे? 180 जूल। ना 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 भाई ना, ना शिखर कैसे कर दिए? अनम्यूट करके बताओ जरा कैसे किए। बोलो बोलो। देखो, जो भी पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा होगा, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, है ना। इसका मतलब अलोंग द फोर्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहले 2 मीटर के हाइट पर था, बाद में ये जमीन पर आ गया। ये जो आप जो जोड़ रहे हो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो आप दूरी जोड़ रहे हो, मान लो कि ये कुछ x डिस्टेंस है ना।
थोड़ा इधर साइड में समझने की कोशिश करिएगा, ये अच्छा प्रॉब्लम है, कोशिश करिएगा साइड में समझने के लिए। ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप लोगों को एक्सिस आता होगा कोऑर्डिनेट का, तो देखिए ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है? हाँ या ना बताइए। क्या ग्रेविटेशनल, नहीं, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक्स डायरेक्शन में किया गया वर्क कुछ आएगा? याद करो, वर्क डन पॉइंट नंबर 3। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना हो जाता है? 0। किया गया वर्क एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 0। हाँ या ना बोलिए भाई, अरे बोलो यार, शिखर नहीं आया। अरे फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो वर्क कितना हो जाएगा? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, तो वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स कितना हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? यही होता है भाई साहब, अगर नोट्स नहीं लिखोगे तो। शिखर तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ, क्लास में मूवी देखने मत आओ, आते हो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो उसका। तुम्हें लगता है कि अच्छा सब तो मुझे याद ही हो गया, नहीं याद होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था। आज रात को सोओगे, आज रात वाला जितना भी मेमोरी होगा ना, कंप्यूटर चलाते होगे तो जंक फाइल जिसको बोलते हैं, जंक फाइल, मेमोरी का सारा जंक फाइल डिलीट हो जाता है रात में सोने के बाद, समझे? सुबह उठ करके जब तक उसको वापस से देखोगे नहीं जंक फाइल, फिर याद नहीं आता है। सो यहां पर देखा जाए तो ये mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है। देखो ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, बाद में यहां पर हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में हुआ। किधर? एक तो एक्स डायरेक्शन में हुआ और दूसरा किधर हो गया? वाई डायरेक्शन में हो गया। जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें ग्रेविटी का कोई हाथ नहीं था, जो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें ग्रेविटी का हाथ था। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द mg into h के बराबर। सो इट विल बिकम 1 into 10 into h कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 20 जूल। वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? उसी डायरेक्शन में हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। किसी को डाउट है क्या? कुछ पूछना है इसमें? बोलो बोलो। हेलो, नो डाउट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अगम्य, अनुष्का, अंशु? कोई दिक्कत है क्या? आयुष, फराज? ओके अंशु क्लियर, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से रिप्लाई करो यार, इतना टाइम लगता है क्या? कितना देर वेट करूंगा तुम लोगों के लिए? फटाफट रिप्लाई करिए। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करें, एग्जांपल करें और बोलिए बोलिए।
ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सॉरी, लैपटॉप ऑफ हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया चार्जिंग के ऊपर। हाँ, तो प्रॉब्लम करें ना, और वॉइस क्लियर है क्या सबको? क्लियर है ना वॉइस? ओके, या ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, कोई भी होस्ट रहे, बस बदमाशी ना करें। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया है ना? क्लास 8 में पढ़ चुके हो। हाँ, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, ये पता है क्या आप लोगों को? नो। डायरेक्शन कैसे पता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये पता है ना? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? x is equal to, let's suppose it 5 meter and maximum friction force between block and earth is 20 Newton. Find
वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये कितना होगा कर सकते हैं? हम्म 100 जूल, पॉजिटिव या नेगेटिव? शिखर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पता है क्या? आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, अगर ये बॉडी डिस्प्लेस इधर की तरफ हो रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा ना, ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा निगेटिव। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव होता है, ये डिसिपेटिव वर्क होता है, मतलब ये इसका एनर्जी को लॉस करा देता है, खत्म कर देता है। तो माइनस ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 100 जूल के बराबर। करेक्ट? अगम्य? क्लियर है क्या? ओके, चलिए। सो ये हो गया लगभग आपका अबाउट द वर्क। हम लोग देखते हैं एक बार एनसीईआरटी को रेफर करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंच चुके हैं। मैं देखिए, हमारे पास है ये एनसीईआरटी, दिख रहा है आप सबको? कुछ नहीं, एक एग्जांपल था वो हमने अनुष्का वो हम लोगों ने किया है। अभी अपन लोग वो एग्जांपल हमने डिलीट कर दिया है, मैं वापस से वो बनाना मेरे पास पॉसिबल नहीं होगा, है ना। बट वो समथिंग रिलेटेड टू फ्रिक्शन फोर्स था। मतलब फ्रिक्शन फोर्स अगर किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगता है तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मोशन फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये हमने एनसीईआरटी के थोड़ा रेफरेंस ले रहे हैं कि हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं इसके बारे में, वर्क एंड एनर्जी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर यह वर्क के बारे में इन्होंने बताया है। वी कैन सी हियर, in few chapters we have talked about the ways of describing the motion of object, the cause of motion and gravitation. The another concept helps us about the interpret many natural phenomena is work. तो दुनिया का बहुत सारे जो चीजें हैं फिजिक्स में, ऐसी सारी चीजें हैं जिसको हम लोग वर्क के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये देखिए डेफिनेशन ऑफ वर्क हो गया। What is work? There is a difference in the way we can use the term work in the daily life. We can use in the science to make ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। ऑब्लिक का टर्म ही देखो, ऑब्लिक टर्म जो इस्तेमाल होता है ना, ये ऑब्लिक टर्म ही इस्तेमाल होता है निगेटिव बोल रहा हूँ, एट सम एंगल पर, किसी भी एंगल पर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फोर्स लग रहा है या इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द फोर्स, हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने ये फोर्स का हम लोगों ने ये डिफिनेशन भी पढ़ लिया था, ये वाला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 10 न्यूटन लग रहा है, थोड़ी देर के बाद 20 न्यूटन लग रहा है, थोड़ी देर के बाद 5 न्यूटन लगने लगेगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कांस्टेंट फोर्स के लिए है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, है ना।
So let the object displaced through a distance s in the direction of force. जो डिस्प्लेसमेंट होगा s वो किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या? फोर्स आपका कांस्टेंट होना चाहिए और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए. तब जाकर के जो आपका वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा F इंटू एस के बराबर. करेक्ट. सो देखो यहां पर लिखा हुआ है वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड हैज नो डायरेक्शन. तो वर्क के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे एज आई सेड मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है दैट इज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन. बेसिकली इट शोज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की एनर्जी सिस्टम में जमा हो रहा है या सिस्टम का खर्च हो रहा है, ये उस चीज को बताता है. यहाँ पर डिफिनेशन दे दिया गया है 1 जूल ऑफ वर्क के बारे में. 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन is displaced it by 1 meter along the line of action of force, then it will be said to be 1 joule energy. करेक्ट. तो ये सब हम लोगों ने कर लिया है. कुछ एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया है. लाइक ऐसा जो कुछ दिया है तो ये सब छोटे छोटे एग्जांपल हैं. देखो यहाँ पर जो एरो ड्रॉ किया गया कहाँ से क्या है? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का एरो आपने ड्रॉ किया है. तो ये दिया गया है 2 मीटर, है ना. अगर इस पॉइंट से इसके आउटर पॉइंट तक भी अगर ड्रॉ किया होता तो भी आंसर सेम होता. दैट विल बी द इक्वल टू द 2 मीटर ही होता. आई बात समझ में? अब ये एक क्वेश्चन है. अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट द 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. लेट्स टेक इट that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए. इसका आंसर कितना होगा? क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन. ओके. पॉजिटिव ही होगा ना? तो हम लोग आसानी से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पार कर चुके हैं. अच्छा ये एक क्वेश्चन अच्छा है. A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. तो पोर्टर के द्वारा, पोर्टर मतलब पता है ना किसको बोलते हैं? जो सामान ढोते हैं, कुली. एक पोर्टर है. बताइए कितना होगा वर्क डन बाय पोर्टर? कितना होगा? आंसर देख लिए या खुद से बना लिए? आगाम में देखिए बनाया. वेरी गुड. तो जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू द mgs. पोर्टर के द्वारा वर्क कितना किया गया होगा? पोर्टर के द्वारा वर्क कितना करेगा? अगर उस जो ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर उसको लिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? उस पर वो फोर्स लगाएगा. कितना के बराबर फोर्स लगाएगा? अगर मिनिमम तो उसको mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उस जो लगेज है उसको वो लिफ्ट अप कर पाएगा, है ना. तो यहाँ पर शिखर नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव किसके द्वारा होता? बाय द ग्रेविटी. लेकिन अगर पोर्टर जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा. तो वर्क डन यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए. आप समझ रहे हो? देखो देखिए जो पोर्टर होगा वो क्या करेगा? ऐसा ब्लॉक रखेगा, है ना. और इस ब्लॉक के ऊपर वो जो फोर्स लगाएगा ये किधर की तरफ लगाएगा? ऊपर की तरफ, F. और इस पर जो ग्रेविटेशन जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा? mg नीचे की तरफ, है ना. तो ये वर्क डन बाय जो पोर्टर होगा, वर्क डन बाय पोर्टर वो क्या हो जाएगा? F इंटू एच के बराबर. एंड वर्क डन बाय जो ग्रेविटी होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ mgh के बराबर. तो अगर मैं ग्रेविटी की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ mgh. अगर मैं पोर्टर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? F इंटू एच के बराबर. करेक्ट. ओके. सो ये हो गया आपका
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर ये कुछ दिया गया है क्वेश्चंस। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम लोग कब कहेंगे कि वर्क हो गया? कौन बताएगा? रौनक, रौनक इज देयर? रौनक इसमें ही है? नहीं नहीं, इसमें रौनक नहीं है। हाँ आयुष, व्हेन वी कैन से अबाउट वर्क हैज बीन डन? हाँ अगम्य, बिल्कुल सही। अगर आयुष बताए तो बहुत अच्छा। आयुष, आवाज आ रही है अब तक मेरी? आयुष, फराज, फराज बताइए। यस सर। बताइए हम कब कहेंगे कि वर्क हो गया? When the object move from one place to another. वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या हम लोग लिख सकते हैं? एंड थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क। ये हो गया है। फोर्थ है, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ऑन अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लाउ। द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन बाय प्लाउइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड? सो ये क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट सब लोग आंसर, पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन के साथ जरूर, साइन के साथ जरूर बताइएगा। हाँ 15 इंटू 14 कितना आ रहा है? 15 इंटू 14 कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर ये करेक्ट है। 140 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर दीजिए, दैट विल बी द इक्वल टू द वर्क। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट द वर्क, जितना हमें वर्क के बारे में जानना चाहिए था। ये निगेटिव क्यों होगा? जो बुलक होगा, बुलक जो होता है वो क्या करता है? प्लाउ के ऊपर फोर्स लगाएगा, किधर? इस डायरेक्शन में। और जो प्लाउ खींच के जाएगा वो भी किस जाएगा? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट। मतलब बुलक फोर्स लगाएगा ऐसा। मान लो कि ये प्लाउ है, हाँ, तो इस प्लाउ के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो बुलक किधर भी, प्लाउ किधर जाएगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में थोड़ी पूछा है शिखर, उसने तो पूछा है वर्क डन बाई व्हाट, हाउ मच वर्क इज डन इन द प्लाउ द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो जो बुलक्स है, जो बैल है, इसने कितना वर्क किया इसके बारे में बताना है। फ्रिक्शन के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, कितना क्यों हो गया? चलिए अब आते हैं आगे, नेक्स्ट। इसके बाद है हमारा टॉपिक एनर्जी, है ना। ये है एनर्जी, और इसमें पढ़ना है हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बाद आपको पढ़ना होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एनर्जी। रेडी सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? बी अटेंटिव, एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना यहीं से सॉल्व हो जाता है। एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुंह हाथ धो के जरूर बैठ जाना अगर नींद आ रही होगी तो। एनर्जी, जितने भी फेनोमेना है फिजिक्स में,
मैक्सिमम फेनोमेना सब एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाता है ना। क्योंकि ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है ना, तो गाड़ी का होना इतना सफिशिएंट नहीं है जब तक उसमें पेट्रोल ना डालें। सब कुछ बना लिया, गाड़ी बना लिया, उसमें टायर डाल दिया, इंजन लगा दिया, 500 सीसी का लगा दिया, या हेलीकॉप्टर ले लिया, खरीद लिया, सब कुछ ले लिया, पैसा नहीं है पेट्रोल खरीदने का, क्या फर्क पड़ता है? क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर लेके अचार डालेंगे? अगर पैसा खरीदने के, पेट्रोल खरीदने के पैसे ही नहीं है तो हेलीकॉप्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब दुनिया में बिना एनर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता, जो है वो एनर्जी है ना। सब चीज के पीछे एनर्जी छुपा हुआ है। तो एनर्जी है क्या? एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एनर्जी? इसका डिफिनेशन यही है, सिंपल। वो क्या है? बहुत ही सिंपल डिफिनेशन, दिखने में बहुत बड़ा कंसेप्ट है पर डिफिनेशन कितना छोटा हुआ देखो। एबिलिटी टू डू वर्क। जो हमारी काम करने की क्षमता होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, कौन कितना काम कर सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। बात आई समझ में? अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आपको काम करने का मन भी नहीं करेगा। अब समझो आपको लूज मोशन हुआ है, कमजोरी आपको भरी पड़ी है, और कोई आपको बोले कि भाई थोड़ा 50 किलो का बोरा है, यहाँ से मिल में दे करके आओ ना, पॉसिबल है? जाओगे देने? एनर्जी नहीं है, कहां से काम करेंगे? आपकी तबीयत खराब है, आपके पास एनर्जी की कमी है, तो आप क्या करोगे? चुपचाप बेड पर जाकर के सो जाओगे। आपको खड़ा होने का भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है ना। मान लो कि कोई यहाँ पर ऊपर से पत्थर गिरा दिया, नीचे एक आदमी खड़ा है, दुश्मन है, इसका सर फोड़ना है, हम क्या करें? इसके कुछ हाइट से जाकर के पत्थर को गिरा देंगे, ये आएगा, इसके सर पर गिरेगा, शक्कर दो भाग में टूट गया। हा? तो बेसिकली इसने क्या किया? इसके पास जो भी एनर्जी था वो नीचे आया और इसको दे दिया। भले ही इससे इसका नुकसान हो गया, सर फट गया, वो अलग बात है, लेकिन जितना एनर्जी था उसने इसको दे दिया टक्कर मार के। करेक्ट? तो ये एनर्जी कितना दे पाया होगा? जितना इसके पास एनर्जी होगा। जितना इसके पास एनर्जी होगा उसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा, ये कितना दिया ये अपन लोग बात का बात है, पर इसके पास एनर्जी था तभी जाकर के इसका सर फट पाया। अगर ये जमीन पर पड़ा होता तो क्या ये इसके सर पे जाके गिरता, क्या इसका सर फटता? नहीं। इसका एनर्जी नहीं है, इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि जाकर के इसके सर को फोड़ पाए। बात आ रही है मेरी समझ में आप सभी को? सो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की इच्छा को हम लोग एनर्जी कहते हैं। अभी देखो, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जिनके नाम पर ये हमारा यूनिट का नाम पड़ा हुआ है, जूल। करेक्ट? सो जूल नाम कर एक साइंटिस्ट थे। इनके पहले लोग एनर्जी और वर्क दोनों को अलग अलग समझते थे, दो अलग अलग चीजें। एनर्जी मतलब जो हम लोग खाते हैं वही एनर्जी है, हाँ? और वर्क जो हम लोग करते हैं वो दो वर्क है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन वो लोग नहीं समझते थे। हम लोग समझते थे, वो लोग क्या जानते थे? जो हमारे एंसेस्टर थे, खाना, जितना खा जाओ वो सब एनर्जी है। उस खाने का काम के साथ कोई रिलेशन वो लोग समझ नहीं पाए, है ना। ये लोग समझते थे कि ये दोनों दो अलग अलग चीज है। पर फिर बीच में आ जाते हैं जूल। और जूल अंकल ने क्या किया? इस काम को और खाने को जोड़ दिया। बोला कि खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? ऐसा नहीं बोला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जूल का पूरा नाम क्या है भाई? जूल का पूरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता। जेम्स क्लार्क जूल क्या है?
अनुष्का, अच्छा गूगल करना पड़ता, कर लो, हमसे क्यों पूछ रहा हो? तो जूल ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो हमारा एनर्जी है और जो हम वो वर्क करते हैं, ये दोनों जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है, अच्छी बात है, जेम्स जूल के नाम से फेमस है, प्रेस्कॉट जल्दी कोई जानता नहीं है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उससे उन्होंने प्रूफ कर दिया ये जो एनर्जी है और जो वर्क है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, इंटरलिंक। एक बार देख लेते हैं कि उनका सेटअप कैसा था, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में जरा देख लेते हैं कि उनका बेसिकली उन्होंने सेटअप कैसा किया था। उन्होंने देखो ऐसा कुछ सेटअप किया था, ये हो गया एक ऐसा बॉक्स, सेटअप समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो छाती मत पीटने लगना कि ये क्या हो गया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, पर उम्मीद है कि मैं समझा दूंगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है एक्सपेरिमेंट। पुली देखे हो, पुली, ये कुछ उस तरह का पुली है, हाँ, और इस पुली में एक लगा दिया ऐसा रॉड, माठा मारते देखते हो घर पे, माठा समझते हो तुम लोग? हाँ, बिहार के हो ना सर, माठा तो जानते ही होगे। तो जैसे माठा में आ जाता है ना, वैसे ये मथनी है, ये मथनी वैसा ही है, समझे? हाँ, तो ये है मथनी, इसमें लगा दो ऐसा ऐसा, ऐसा कुछ होता है ना, स्टीरर टाइप का बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं स्टीरर, स्टीरर। हाँ, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पर कोई ऐसा फोर्स नहीं आने वाला है, ये बस सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जहां पर जो मथनी होता है, जो स्टीरर होता है, इसको हम लोग डाल देते हैं, इसको हम लोग डाल देते हैं कहां पर, एक पानी से भरा डब्बे के अंदर, यहाँ पर वाटर है, इस वाटर के अंदर इसको हम लोग डाल देते हैं, ये हो गया ऐसा, और इस वाटर के अंदर एक डाल देते हैं ऐसा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पता है? थर्मोमीटर का क्या क्या करता है? सॉरी, थर्मोमीटर का काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करता है, ऑफ कोर्स। तो ये हमारा लग गया इसके अंदर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, और ये जो कंटेनर है, ये जो जैकेट है, इसको हम लोगों ने बना दिया क्या, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जानते हो, मतलब यहां से कोई भी हीट लॉस नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी पॉट होगा, कोई भी अगर कंटेनर होगा, बर्तन होगा, तो उसमें अगर गर्म पानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, है ना। बेसिकली ये जो है ये आपका क्या है, हाँ, ये पैक्ड हो गया एकदम से, यहाँ से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बाहर की तरफ हीट नहीं रिलीज होगा। अब ये जो पुली है, इस पुली के साथ हमने कनेक्ट कर दिया एक रस्सी, करेक्ट, और ये रस्सी एक पुली से होके गुजरा, ये मान लीजिए कि पुली कुछ ऐसा है, इस पुली को ऐसा इसको खड़ा कर दिया गया, और इसके ऊपर से ये जो रस्सी है ये टपक के आ गया कुछ, इसके अंदर हमने रख दिया कुछ मास का ब्लॉक, मान लीजिए वो ब्लॉक एम मास का है। तो ऐसा कुछ सेटअप था। अब ये रस्सी जब इधर की तरफ मूव करेगा तो ये पुली क्या होगा, अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर जाएगा, ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, तो ये सब रोटेट करेंगे तो ये पानी भी क्या होगा, हिलकोरा लगाएगा इसमें, हाँ, ये पानी भी गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नहाने से पहले देखते हैं ना हम लोग क्या करते हैं, मग लेते हैं, उसको 4 बार ऐसे ऐसे पलटते हैं, क्यों?
पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो नहा लेंगे, तो बेसिकली उससे क्या रहता है। अच्छा सच में पानी में गर्म होता है? ऐसे करने से बार बार 5 बार मग से पानी उल्टो पलटो तो पानी गर्म हो जाएगा? अगर मैं क्या कहना है, नहीं नहीं होता है, होता है जी, नहीं मिथ नहीं है, साइंस है। पानी गर्म होता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसा मग है तो मग में आपने पानी लिया, ऐसा ऐसा ऊपर उठाओगे, फिर ऐसे उसको उल्टा करोगे, इसका मतलब व्हाट यू हैव डन, यू हैव डन सम काइंड ऑफ वर्क ऑन दिस वाटर। तो जो आपने वर्क किया वो क्या हो गया, उस पानी के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और जब आप ऊपर से ड्रॉप करते हो तो मोशन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी में ड्रॉप हो जाता है। अब जब दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो ऊपर से गिरने वाला पानी के पास जो एनर्जी है वो जिस पानी के साथ टकरा रहा है उसको वो ट्रांसफर कर देता है। तो एनर्जी जब आप दोगे तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें हीट बढ़ेगा। हाँ नेग्लिजिबल हीट होता है, पर होता जरूर है ना, हीट प्रोड्यूस होगा पर नेग्लिजिबल होगा। ओके नाउ कम टू द टॉपिक, अब टॉपिक पर आते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, ये पुली हो गया। जैसे ही ये पुली इधर की तरफ मूव जाएगा, ये रोटेट करेगा अपने पोजीशन पर। अगर ये रोटेट करेगा तो ये पानी को भी घुमाएगा, और पानी को घुमाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये पानी के ऊपर वर्क करेगा। पानी के ऊपर वर्क करेगा तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये थर्मोमीटर में जो रीडिंग्स है, रीडिंग्स में वो दिखने लगेगा कि आपका पारा कितना चढ़ गया। करेक्ट। ये वर्क जो किया, ये वर्क कितने के बराबर होगा, अगर कोई भी लॉसेज नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सबसे पहले अच्छा ये रस्सी मूव कैसे करेगा, इस ब्लॉक को छोड़ देंगे, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। मान लीजिए ये ब्लॉक ऊपर से मूव करके आ गया कुछ कहाँ, हाइट h के बराबर नीचे, सॉरी ये इतना हाइट नीचे आ गया, h हाइट नीचे आ गया। इसका मतलब इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशन के द्वारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द mg into h। अरे रस्सी के लंबाई पे क्यों जा रहे हो, कितना भी रहने तो हमें क्या करना है, क्या वो होगा 10 मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा, हमें क्या करना है, रस्सी है, जितना जरूरत होगा जैसे आप सेटअप करोगे उस हिसाब से रस्सी चाहिए। तो रस्सी के इसमें 4-5 बार लपेटा भी तो गया होगा, अदरवाइज ये रस्सी खुल के नीचे ना गिर जाए। तो ये जितना देर तक mgh नीचे आया उतना ही वर्क ये स्टीरर भी, हाँ या ऑफ कोर्स यू कैन डू इट एट द होम एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। जो आपको मदद चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, अगर किसी ने ये सेटअप तैयार किया तो। डिजाइन बोलोगे, डिजाइन कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या मटेरियल लेना चाहिए, कैसा चीज लेना चाहिए, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इफ समवन ट्राइज टू डू इट, या ऑफ कोर्स। अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो mgh है ये नीचे की तरफ आएगा, जितना ये वर्क होगा उतना ही वर्क ये जो पैडल है, ये पैडल कुछ इस वाटर को सप्लाई करेगा, और जैसे ही इसमें वर्क होगा इसका टेम्परेचर राइज करेगा, ये टेम्परेचर राइज करेगा तो ये इसमें टेम्परेचर में राइज दिखेगा। टेम्परेचर में राइज दिखा, इसका मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग क्या जानते थे कि जो एनर्जी है वो हमारा खाना है, खाना किससे बनता है, हीट से। इसका मतलब जो हीट है, जो खाना है, वही हमारा एनर्जी है। वर्क अलग था, इन दोनों को को रिलेट कर दिया जूल ने, बोला कि नहीं आप जितना वर्क करते हो उतना ही एनर्जी आपके पास मिलता है, उतना ही एनर्जी आपके पास होता है। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड। इसीलिए वर्क का यूनिट अगर जूल है तो एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाता है, जूल होता है। करेक्ट। इससे पहले, जूल से पहले लोग एनर्जी का जो यूनिट इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग बोलते थे कैलोरी। और ध्यान से देखिए जो कैलोरी होता है ना, इसी में हम लोग खाने का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका भी एनर्जी मेजर करते हैं, 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 500 कैलोरी। तो पहले एनर्जी का यूनिट होता था कैलोरी,
बाद में जब जूल आए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, तो उन्होंने इसका एसआई यूनिट बना दिया एनर्जी का। हाँ, पर अगम में बी केयरफुल है, बिकॉज जो टेम्परेचर राइज होगा ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा। बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन चाहिए। एंड सेकंड, जो हमारा सेटअप होना चाहिए ना, ये सेटअप बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर लॉसेज हुआ खत्म। अभी देखो, इसमें जितना इसने वर्क किया MgH, क्या वो एग्जैक्टली वर्क यहां पर भी ट्रांसफर हो पाएगा? या आई विल मस्ट हेल्प यू। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझिए, जितना ये MgH वर्क है, क्या वो एग्जैक्टली यहां तक ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पुली है, जब इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट होगा, ये जो पुली होगा इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव फोर्स है, वो एनर्जी को लॉस करा देता है। तो जितना MgH यहाँ पर होगा उतना MgH यहाँ तक नहीं हो पाएगा। बट फिर भी हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 ताला पर सेटिंग करेंगे और ब्लॉक को छोड़ देंगे नीचे 1 ताला तक। हाँ, कुछ ना कुछ तो एनर्जी बढ़ेगा ना उसमें। बात आई समझ में? मटेरियल जुटाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको पूरी ढूंढना पड़ेगा ऐसा। हालांकि ये मिल जाएगा, हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाता है। आई बात समझ में। चलिए, सो ये है कैलोरी और ये है जूल। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, एसआई यूनिट क्या है, ये सब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है ओवर। तो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये अपन लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी। सो नेक्स्ट वीक में हमारा ये वर्क एंड एनर्जी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में वर्क एंड एनर्जी खत्म हो जाएगा। सो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को करते हैं यहीं पर द एंड। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? नो डाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।